हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ चुके हैं। उसके 2 मेथड हमने कंप्लीट किए थे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड परसेंटेज मेथड। आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग के 3 मेथड। फर्स्ट है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी और ग्राफिक मेथड। क्या कहता है ये देख लेते हैं। उससे पहले ये दिया किसने था? डॉक्टर मार्शल ने। इससे पहले कौन सा मेथड था जो डॉक्टर मार्शल ने दिया है? वो था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एंड परसेंटेज मेथड किसने दिया है? डॉक्टर फ्लक्स ने। ओके, अब देखते हैं कि ये कहता क्या है। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। देखिए, जैसा कि इसका नेम ही है, पॉइंट इलास्टिसिटी मीन्स किसी एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी बताएगा। लेकिन कहाँ? हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक डिमांड कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की इलास्टिसिटी को मेजर करने के मेथड को ही हम बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसका अदर नेम है ग्राफिक मेथड एंड इसको जियोमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द गिवन डिमांड कर्व। देखिए, ये है डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी डिफरेंट है। तो यही हमें पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बताता है कि डिफरेंट इलास्टिसिटी है और कितनी इलास्टिसिटी है, वो यही बताएगा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। देख लेते हैं कैसे। यहाँ अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या है, लोअर डिवाइड बाय में अपर। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे कि हमने पीछे देखा था लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस का अफेक्ट पड़ता है डिमांड पर। तो अभी हमने देखा था फॉर्मूले में भी कि जिस भी फैक्टर का अफेक्ट पड़ता है उसे हम डालते हैं, लिखते हैं नीचे, और जिस पर पड़ता है उसे लिखते हैं ऊपर। मीन्स ये डिमांड किस पर बेस्ड है? ये प्राइस पर बेस्ड है, तो ये बेस में रहता है। और डिपेंडेंट इसमें कौन है? डिमांड। तो डिमांड रहती है न्यूमरेटर में एंड प्राइस रहता है डिनोमिनेटर में। बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ कर रहे हैं, लोअर पोर्शन ऊपर और अपर पोर्शन नीचे। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी को शो करते हैं, ओ वाई एक्सिस पर हम प्राइस को शो करते हैं। तो यहाँ नीचे नीचे वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्वांटिटी को, और ऊपर वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्राइस को। इसलिए हम ऊपर लिखते हैं लोअर पोर्शन और नीचे लिखते हैं अपर पोर्शन, क्योंकि नीचे हमें क्या लिखना है? प्राइस, और प्राइस क्या है? ये रहा अपर पोर्शन। क्लियर? इसको याद रखने का तरीका भी है और ये लॉजिक भी है। ओके, उसके बाद अब देखते हैं कि इलास्टिसिटी कैसे कैसे मेजर होती है। हम बात कर रहे हैं क्यू पॉइंट की। देखिए, क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 है। कैसे आई है ये इलास्टिसिटी? अभी देखिए, हमने देखा लोअर डिवाइड बाय में अपर। अब देखिए, क्यू से नीचे कोई लोअर पोर्शन है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिवाइड बाय। अब अपर पोर्शन में कितना है? देखिए एल क्यू, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 दिया है ऊपर, तो इसका मतलब कुछ निकल ही नहीं सकता, 0 है हमारा आंसर। तो यहाँ क्यू पॉइंट पर इलास्टिसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी? 0 की इक्वल। ओके, उसके बाद पी पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर लोअर पोर्शन क्या है? ये नीचे वाला पी क्यू। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं पी पॉइंट की, तो पी क्यू है नीचे वाला पॉइंट। उसके बाद में अपर पोर्शन कितना है? पी एल। देखिए यहाँ से पी एल, तो ये किसको? ये देखिए, जो नीचे वाला है अपर पोर्शन वो ज़्यादा है, और जब अपर पोर्शन ज़्यादा है डिवाइड करने वाला, तो इसका मतलब हमारा आंसर 1 से कम ही आएगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1। उसके बाद एन पॉइंट पर, क्योंकि ये बीच में है पॉइंट, तो हाफ नीचे और हाफ ऊपर, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद एम पॉइंट पर, ये नीचे देखिए, ये लोअर पोर्शन ज़्यादा है। अगर ज़्यादा पोर्शन ऊपर होगा, जैसे कि अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी देखेंगे, लाइक अगर 6 हम ये बोलते हैं 6 पोर्शन ऊपर है और नीचे आता है 2, मीन्स ये 2 के इक्वल है, तो इसको कट करने के बाद 3 आता है, तो इसका मतलब ये 3 क्या है? 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि एम पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर एल पॉइंट की बात करें तो यहाँ इसका मतलब हमें क्या लेना है? लोअर पोर्शन। लोअर क्या है? एल क्यू, कंप्लीट एल क्यू। और नीचे क्या है? नीचे के लिए कुछ है ही नहीं, तो मीन्स 0 है। और जब भी कभी किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही जाता है। ओके, तो एल पॉइंट पर क्या है? यहाँ पर इन्फिनिटी। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं। ये सब वही लिखा है जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, एम पॉइंट पर, एल पॉइंट पर, सब पॉइंट पर बताया गया है। उसके बाद क्या है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल? मैंने माना है कि एल क्यू जो लाइन है वो टोटल है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर मान लिया है
कि ये जो लाइन है ये है 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो इस पोर्शन को अगर हम यहाँ डिवाइड करते हुए चल रहे हैं तो ये कितना कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर अब आप खुद से ही इसको फाइंड आउट करके देखेंगे कैसे, यहाँ पर अगर हम पॉइंट क्यू की बात करते हैं तो लोअर पोर्शन में कुछ नहीं था, 0 डिवाइड बाय में टोटल कितना है 8, तो यहाँ से कितनी आती है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, जिसको हम क्या बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। उसके बाद पी पॉइंट पर क्या है, एक ही पोर्शन था जो कि 2 था, डिवाइड बाय में 6, तो इसका मतलब ये डिवाइड करने के बाद 1 से लेस आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। उसके बाद एन पॉइंट पर 1 के इक्वल आ जाता है, जिसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। एट पॉइंट एम ये क्या आता है ग्रेटर देन 1, जिसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। मीन्स जब भी ग्रेटर देन 1 होगी इलास्टिसिटी तो उसको बोलेंगे कि ये इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, एट पॉइंट एल जहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 0 है, इसलिए ये किसके इक्वल आया है, इन्फिनिटी के इक्वल है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, आई होप ये डायग्राम यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, बिल्कुल इनको लेते हुए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमने आंसर को देखा है। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो अभी हम कर रहे थे वो लीनियर डिमांड कर्व था। अगर ये बोल दिया जाए कि नॉन लीनियर डिमांड कर्व पर आपको किसी पॉइंट की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, तब हम क्या करते हैं, देखिए जो डी डी है ये डिमांड कर्व है, ये नॉन लीनियर डिमांड कर्व है। अगर इस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो वहाँ हम उस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन लेते हैं, जैसा कि यहाँ हमें दिख रहा है एल क्यू, एक टेंजेंट लाइन ली गई है पी पॉइंट से, हमें इलास्टिसिटी निकालनी है पी पॉइंट की। ठीक है, बस इसमें भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय में अपर, जिस भी पॉइंट की हमें इलास्टिसिटी निकालनी है वहाँ से टेंजेंट लाइन लेंगे और उसके लोअर पोर्शन को अपर से डिवाइड कर देंगे तो हमें इलास्टिसिटी पता चल जाएगी। बिल्कुल वैसा ही है, बस ये डायग्राम जो है ये क्या था, नॉन लीनियर था। ओके, उसके बाद आता है सेकंड मेथड है यहाँ आज की वीडियो का, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ये क्या कहता है देख लेते हैं। द आर्क इलास्टिसिटी रेफर्स टू अ सर्टेन पोर्शन। देखिए ये किसकी बात करेगा, सर्टेन पोर्शन की बात करेगा। उससे पहले मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे अभी हमने देखा था डी डी एक हमारा डिमांड कर्व है, अभी जो हम पॉइंट इलास्टिसिटी में ए बी सी इस तरह पॉइंट देख करके आए हैं, उन पॉइंट की इलास्टिसिटी हमने निकाली है। बट यहाँ ये बात कर रहा है आर्क की, मीन्स एक सर्टेन पोर्शन की बात कर रहा है, किसी पॉइंट की बात नहीं करता है। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी रेफर्स टू अ सर्टेन पोर्शन और अ सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखिए ये इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो ये आर्क हमें दिख रही है इसकी इलास्टिसिटी ये निकालेगा। ठीक है, अगर इसकी इलास्टिसिटी निकालनी है तो ना हम इस पॉइंट पर निकालेंगे ना हम इस पॉइंट पर निकालेंगे, हम इनके एवरेज से निकालेंगे इस आर्क की इलास्टिसिटी। क्लियर, तो इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एवरेज इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन एनी टू फाइनाइट पॉइंट, फाइनाइट पॉइंट कौन से थे ए एंड बी, ऑन द डिमांड कर्व इज नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। क्लियर, दिस मेथड इज मोर रियलिस्टिक एंड डिपेंडेबल मेथड देन पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बेस्ट है या आर्क इलास्टिसिटी मेथड, तो हम बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी मेथड बेस्ट है। ओके, अगर ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप परसेंटेज मेथड से सोल्व करना पसंद करेंगे या आर्क इलास्टिसिटी से, तो हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड को अप्लाई करेंगे। क्लियर, अब देख लेते हैं कि इसको क्यों अप्लाई करेंगे, ऐसा क्या है इसमें। अभी हमने ये देख लिया है कि ये किसी एक पॉइंट की इलास्टिसिटी ना फाइंड आउट करके ये पॉइंट के एवरेज को लेगा। ठीक है, तो इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये मेथड वहाँ इम्पोर्टेंट है, वहाँ अच्छे से अप्लाई होता है जहाँ चेंजेस बड़े होते हैं। मीन्स अगर चेंजेस स्मॉल है तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट की हेल्प से निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी। बट अगर चेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एक पॉइंट पर डिपेंड नहीं हो सकते, वहाँ हमें एवरेज ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इन पॉइंट्स की एवरेज लेकर के इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, उसके बाद देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या कहता है। इसके फॉर्मूले से ही आप समझ जाएंगे कि ये बेस्ट क्यों है। देखिए इसका अल्टीमेट फॉर्मूला देख लीजिए पहले। यहाँ क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई में डेल्टा पी मल्टीप्लाई P1 प्लस पी डिवाइड बाई Q1 प्लस क्यू। ऐसा फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हो, हम कल की वीडियो में ये फॉर्मूला कर चुके हैं। इसमें क्या चेंज है, वहाँ हमने किया था डेल्टा क्यू डिवाइड बाई में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी
डिवाइड बाय में क्यू, ये था फॉर्मूला। वहाँ P1 और Q1 नहीं था, मीन्स न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी प्लस नहीं की गई थी, तो यहाँ प्लस की जा रही है, तो मीन्स ये ओनली एक ही क्वांटिटी या एक ही प्राइस पर डिपेंड नहीं है, ये न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी पर भी डिपेंड है। तो इसका मतलब इसीलिए ये मोर रियलिस्टिक हो जाता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट की बात नहीं करता है ये। तो अब देखिए ये फॉर्मूला बना कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में ना आकर के अदर फॉर्मेट में भी देखने को मिलता है। देखिए इसका क्या है फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय हाफ सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड, ये देखिए डिवीजन का साइन है, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय हाफ ऑफ सम ऑफ प्राइसेस, मीन्स जो भी प्राइसेस हैं, मीन्स इनिशियल प्राइस एंड न्यू प्राइस का सम करके उसका हाफ करना है, ठीक है। उससे पहले ही देखिए ये हाफ और हाफ दो बार आ रहे हैं, और डिवीजन का साइन है, जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होने के कारण हाफ हाफ से कट हो जाता है। क्लियर। अभी देखिए जो चेंज इन क्वांटिटी है इसको हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको लिखा है डेल्टा क्यू, और चेंज इन प्राइस को क्या लिखा है, डेल्टा पी। ओके, अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या बचता है, जब इस साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो रिवर्स होने के बाद यहाँ पर हाफ हाफ से कटा, और हमारे पास बचा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय Q1 प्लस क्यू। देखिए बिल्कुल सेम है और ये भी सेम है, बट यहाँ देखिए डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं ना P1 माइनस पी, जो कि हम लास्ट के फॉर्मूलाज में करके आए हैं, और डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस क्यू। डेल्टा क्यू क्या बता रहा है, चेंज इन क्वांटिटी, और चेंज इन क्वांटिटी का मतलब न्यू में से जब हम इनिशियल वाली या ओल्ड वाली को माइनस करेंगे तो हमें चेंज पता चल जाएगा। तो बिल्कुल वही किया है। कई बार हमें क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलता है और कई बार ये देखने को मिलता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ओके, और माइनस का साइन रहता है, बट इसको आगे हम इग्नोर करके चलते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड, रिवेन्यू मेथड। ये क्या कहता है, द टर्म रिवेन्यू रेफर्स टू द रिसिप्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। बाय सेलिंग ए कमोडिटी whatever money a firm receives is called its revenue। कल हमने जो लास्ट की वीडियो में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किया था उसमें हमने देखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाता है। प्राइस को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलता है, टोटल एक्सपेंडिचर। मीन्स अगर बोला जाए आपको कि एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की है और आपको 10 चॉकलेट चाहिए थी, तो आपने क्या किया, 5 रुपीज़ की चॉकलेट है और आपको चाहिए थी 10 चॉकलेट, तो 50 रुपीज़ आप दे करके आए थे, ठीक है। जब आपने 50 रुपीज़ दिए तो वो आपके लिए हो गया एक्सपेंडिचर, बट वो शॉपकीपर के लिए क्या बना, रिवेन्यू। तो अब हम यहाँ रिवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये रिसिप्ट है ऑब्टेन्ड बाय ए फर्म, ये फर्म जो ऑब्टेन करती है फ्रॉम अ सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज़। वहाँ देखिए उन्होंने क्वांटिटीज़ 10 चॉकलेट को सेल किया है, और 10 चॉकलेट को सेल करने से उन्हें 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो वही रिसिप्ट उनके लिए रिवेन्यू है, ठीक है। बाय सेलिंग अ कमोडिटी व्हाटएवर मनी अ फर्म रिसीव्स इज कॉल्ड इट्स रिवेन्यू। क्लियर। उसके बाद रिवेन्यू के कंसेप्ट 3 तरह के होते हैं, एक होता है टोटल रिवेन्यू, एक होता है मार्जिनल रिवेन्यू, एक होता है एवरेज रिवेन्यू। वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। टोटल रिवेन्यू अभी हमने देख ही लिया है कैसे निकाला जाता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, मीन्स जितना प्राइस है उसको जितनी क्वांटिटी सेल हुई है उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल रिवेन्यू पता चल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ ऐसा ही लिखा है, टोटल रिवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ए फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट को सेल करने से उन्हें टोटल अमाउंट उन्हें मिलती है वही है टोटल रिवेन्यू, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ओके, उसके बाद आता है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल वर्ड हमेशा क्या बताता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट के बारे में बताता है, ठीक है। जब भी मार्जिनल वर्ड आए तो हम समझ जाएंगे कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट की बात करेगा वो। मार्जिनल रिवेन्यू इज द एडिशन टू टोटल रिवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आएगा वही आपकी मार्जिनल रिवेन्यू होगी। क्लियर। अभी देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी आर। डेल्टा टी आर मीन्स चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। और इसका अदर फॉर्मूला क्या हो सकता है, टी आर एन माइनस वन। क्लियर। अब देख लेते हैं एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल। इट इज obtained by dividing the total revenue by number of units sold। मीन्स एक यूनिट का जो प्राइस है वही क्या है, एवरेज रिवेन्यू। मीन्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल इज एवरेज। क्लियर।
मीन्स इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि टोटल रिवेन्यू मीन्स चॉकलेट्स को सेल करने से आपके पास टोटल रिवेन्यू आता है 1000 रुपीज़ और आपने सेल की है 100 चॉकलेट। तो अगर मैं अब यहाँ से आपसे पूछूं कि बताइए एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, तो आप कितना बताते हो, 10 रुपीज़। और यही आप क्या बता रहे हो, एवरेज रिवेन्यू। क्लियर, मीन्स टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो इससे क्या आ जाता है, एवरेज रिवेन्यू। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, या मीन्स अब अगर आपने टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो आपको प्राइस मिल जाता है। तो कैसे मिल रहा है ये प्राइस, देखिए AR जो होता है वो प्राइस के इक्वल ही होता है। कैसे होता है, देखिए अभी हमने देखा कि AR में क्या है, इज इक्वल टू TR। अभी TR का फॉर्मूला किया जिसमें क्या था, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यही था। अभी देखिए इसके डिवाइड में क्या है, Q। मैंने इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा है। अभी देखिए अगर मैं क्वांटिटी को क्वांटिटी से कट कर दूं तो क्या बचता है, P। तो इसका मतलब AR इज इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस। क्लियर, तो ये याद रखेंगे हम कि इट इज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। थस एवरेज रिवेन्यू एंड प्राइस आर सिनोनिम्स टर्म्स। ठीक है, ये सेम ही टर्म है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू, तो उनकी हेल्प से भी हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज रिवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, देख लेंगे बहुत अच्छे से। अब इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बताया है कि कैसा फॉर्मूला पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए यहाँ क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू AR डिवाइड बाई AR माइनस MR। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स AR को A और MR को M भी लिख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है ऐसा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर AR माइनस MR को यहाँ ED के पास लेकर के आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और AR यहीं रह जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो EAR माइनस EMR इज इक्वल टू AR। तो जब इस AR को हम इधर लेकर के आएंगे लेफ्ट साइड में और MR को राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो देखिए आपको ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ AR दोनों में सेम है तो हम AR को कॉमन ले लेते हैं। जब AR को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचता है, E माइनस में 1 इज इक्वल टू E, MR तो ऑलरेडी है। अब इसी से, सिर्फ इतने से हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं। इसी से हम चाहे तो MR निकाल सकते हैं, इसी से चाहे तो AR निकाल सकते हैं। तो पहले AR निकाल लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, AR को यहीं रखते हैं और E माइनस 1 को राइट साइड में लेकर के जाते हैं। ये डिवाइड में चला जाता है EMR के। ठीक है, डिवाइड में जाने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, देखिए AR इज इक्वल टू E डिवाइड बाई E माइनस 1 को हमने ब्रैकेट में डाल दिया और MR था यहाँ पर वहीं है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना। अब दूसरे वाला देखिए, अब ये ऊपर से देख चुके हैं, अब यहाँ से हम बना सकते हैं इसको अलग। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, MR चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, MR को यहीं रखते हैं, इस E को लेफ्ट साइड में डिवाइड में ले जाते हैं। ठीक है, ये आ सकता है डिवाइड में ऐसे। जब ये डिवाइड में आ जाता है तो हमें यहाँ से MR मिल जाता है। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ MR निकाला है बट इस फॉर्मूले में हमने AR निकाला था। क्लियर, और इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और एग्जाम में पर्टिकुलर सीधा यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है फॉर्मूले को लेकर के। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं इससे। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड AR एंड MR। और कई बार आपको देखने को मिल सकता है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस, AR की जगह प्राइस भी मिल सकता है, एंड MR। ठीक है, अभी हमने देखा AR किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ कुछ एक सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट क्या है, अगर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो MR इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स हमें निकालना पड़ता है ये। तो देखिए इसको याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि E कितना है यहाँ पे 1, तो देखिए अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब MR किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब हमने निकाल लिया 0। अगर मैं यहीं पर बोलूँ कि AR क्या होगा तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जब MR 0 है तो AR MR से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे कि AR MR से ज़्यादा ही होता है। तो अगर MR 0 है और मुझे यहाँ ये बताना पड़े कि AR क्या है तो मैं ये बोलूँगी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन 2 आती है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है तो हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे कि MR और AR दोनों ही अनडिफाइंड रहेंगे। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट केस आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है तो MR डिक्रीजिंग होती है बट पॉजिटिव रहती है। जैसा कि अभी आप देख करके पीछे आए थे, पॉइंट इलास्टिसिटी में भी आपने देखा था जहां आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थी, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनता है। मैं एक बार डायग्राम भी बना करके दिखा देती हूँ कि कैसा डायग्राम आपको देखने को मिलता है। देखिए ये MR होती है और यहाँ से आती है ये AR, ठीक है, ये AR होती है और ये MR होती है, ठीक है, और ये AR हमेशा ज़्यादा ही होती है MR से। तो ये भी बोला जाता है कि AR डबल होती है MR से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ कहीं थी, हमने देखी थी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तो वहाँ पर MR क्या है, डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर अगर AR की बात बोले तो AR ज़्यादा ही होगा MR से, ठीक है। और फिर आता है फोर्थ पॉइंट जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 हो जाती है तो वहाँ पर MR नेगेटिव चला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद सिचुएशन 5 क्या बोलती है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है तो MR क्या होगा। इसको आप सभी जितने भी मैंने यहाँ बताई हैं सिचुएशन, आप इनको फॉर्मूला में अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 0 ही चेक कर लूँ तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में रख लीजिए आप। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो AR क्या आता है, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं निकल के आएगा, या अगर AR देखें तो ये सब क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो AR क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर AR 0 है तो अभी हमने देखा कि MR कम होता है AR से, तो हम ये बोल सकते हैं कि MR क्या होगा, फिर 0 से कम होगा, ठीक है। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है या फिर 0 की इक्वल हो जाती है तो वहां पर हमारी MR नेगेटिव में जानी स्टार्ट हो जाती है, या हम ये बोल सकते हैं कि 0 से कम हो जाती है। क्लियर। तो इस सिचुएशन में यहाँ AR भी 0 हो जाएगी, और अगर AR 0 है तो MR तो फिर 0 से कम ही होगी क्योंकि कम होती है ये AR से। क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप इनको अच्छे से देखिएगा, ये बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएंगी। आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर पूछा है हमसे क्वेश्चन, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी जो हम कर रहे हैं बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए प्राइस बोला है और हमें पता है प्राइस किसको बोलता है, ये AR को। AR मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स MR, इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमें बताया है कि जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो MR क्या होगा। देखिए अभी तो देखा हमने, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो MR क्या होगा, 0 होगा। इसको आप पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0। आगे, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म दैट सेल्स ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ ₹10 एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 2। यहाँ से हमसे पूछा है MR निकालने को बोला है, ठीक है। जब भी MR आ गया या AR मीन्स प्राइस आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमसे ये फॉर्मूले की बात की जा रही है। क्लियर। अभी देखिए इसने मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है हमसे, फाइंड करने के लिए बोला है, और उसके बाद बोला है दैट सेल्स ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस। प्राइस का मतलब AR बता रहा है ये हमें, AR किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, और MR तो हमसे बोला है फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर इलास्टिसिटी भी बता दी गई है हमें, कितनी है, इज इक्वल टू 2 है। अब देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है हमें, जब ये सब कुछ दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने पुट करके दिखा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं हम। देखिए AR मीन्स अभी हम समझ गए हैं ना, प्राइस AR की इक्वल होता है, तो AR की जगह मैंने रखा 10 को, फिर AR की जगह 10 माइनस MR हमें निकालना है, और इलास्टिसिटी गिवन ही है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है 10 से एंड MR से, तो यहाँ आता है 20 माइनस 2MR, और उसके बाद क्या होता है, ये जो 10 है, ये 10 जब हम इधर ला करके माइनस करते हैं 20 में से तो 10 बचता है, और जब ये वाला 2 डिवाइड करते हैं इससे तो यहाँ पर हमारे पास MR कितना आ जाता है, 5 के इक्वल आ जाता है। क्लियर। जब अगर हमें ये फॉर्मूला लर्न है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। आगे देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज। ये हमसे पूछता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व होता है, उसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होती है या फिर स्लोप कैसी होती है। हम पहले लास्ट की वीडियोस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप हमने देखी थी कैसी बनती है, ऐसी बनती है, और यहाँ पर स्लोप इस कर्व को ही बोलते हैं, ठीक है। इस यहाँ जो ये है जो ढलान होती है ना इस कर्व की, उसको बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ हमेशा याद रखेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्लोप है वो अनइक्वल होती है, ठीक है, और इलास्टिसिटी इक्वल होती है,
ठीक है, इज इक्वल टू 1 हम देख भी चुके हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ देखिए अगर हमें ऑप्शन में ऐसा दिखता है कि यहाँ बोला हो कि स्लोप अनइक्वल है तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला इक्वल स्लोप, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, बिल्कुल ठीक है। ये अभी हमने देखा कि इलास्टिसिटी किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। वेराइंग प्राइस इलास्टिसिटी बोथ स्लोप एंड प्राइस इलास्टिसिटी, बस हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, बी। क्लियर। आगे है द फ्लोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलती हैं स्टेटमेंट, ऑन एवरी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर ऑल इक्वल। ये कह रहा है कि अब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, कहता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो हमने डिमांड कर्व देखा था अभी पीछे पॉइंट इलास्टिसिटी की, उसकी पॉइंट हर पॉइंट इक्वल इलास्टिसिटी को दिखाता है, ऐसा बोल रहा है ये स्टेटमेंट 1। देख लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। देखिए अभी हमने ये डायग्राम किया तो ये कहता है कि जो ये लाइन है इसके हर एक पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है या इक्वल है, ऐसे बोल रहा है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हमने देखा, देखिए हर जगह इलास्टिसिटी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। क्लियर। उसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, इसीलिए हम इसको देखेंगे। स्ट्रेट लाइन ये है हमारी और यहाँ देखिए इलास्टिसिटी डिफरेंट है, बट इसने बोली इक्वल होती है, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गई। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहती है ऑन एवरी पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर नॉट इक्वल। ये कह रहा है कि पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल नहीं होती। तो देखिए एक बार इस डायग्राम में, यहाँ हमने लिखा भी है और अभी किया भी था, हमने पहले भी किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, इक्वल होती है यहाँ पर इलास्टिसिटी, बट जो ये स्लोप होती है ये डिफरेंट होती है इसकी, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये इसका मतलब ये हमारा आंसर ये क्या होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि इसने बोला नॉट इक्वल, बट हमें पता है इक्वल होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इलास्टिसिटी। क्लियर। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्लियर। आगे देख लेते हैं द फ्लोइंग इज द डिमांड फंक्शन इन द स्मॉल मार्केट। यहाँ पर हमें डिमांड फंक्शन दिया है क्यू इज इक्वल टू 50 - 5p, वेयर क्यू डिनोट्स क्वांटिटी in physical units and P denotes price of the commodity at price ₹5। अब देखिए हम यहाँ बोल रखा है जो प्राइस है वो ₹5 है। ठीक है, फिर कह रहा है द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी। अब हमसे पूछ रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, क्वांटिटी गिवन है 50 - 5p, जहां पर p गिवन है ₹5। अगर p की जगह हम ₹5 को पुट करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर पुट करने के बाद क्वांटिटी कितनी आती है, 25। अब हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि प्राइस है वो ₹6 हो जाता है। आपकी मर्जी है, आप प्राइस यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा किसी भी मेथड से। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको मान करके कर रही हूँ, आप इसको डिफरेंशिएशन के मेथड से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया। और बिल्कुल इससे भी आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंशिएशन भी एक मेथड हो सकता था इसका, तो अभी हम इसको इजी मेथड से ही कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने प्राइस को 6 मान लिया है और प्राइस 6 पुट करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी हो जाती है 20। और हमें पता है अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, चेंज इन क्वांटिटी मीन्स डेल्टा क्यू डिवाइड बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी डिवाइड बाय में क्यू। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्यू मिला था, ये क्या है हमारा इनिशियल, और ये कौन सा था, न्यू वाला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया, 25 - 20 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पर मैंने चेंज इन प्राइस भी देखा, चेंज इन प्राइस कितना आ गया, 1। और प्राइस कितना था पहले 5 और न्यू कितना था, उसके बाद क्या बनता है प्राइस हमारा 6। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी है हमारी, ओल्ड वाली 25 एंड प्राइस कितना था 5। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दिया है, देख लीजिए। यहाँ पर हमने जो चाहिए था वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें चाहिए डेल्टा क्या, वो भी निकाला हमने, डेल्टा पी वो निकाला, पी एंड क्यू ये गिवन है हमें। ठीक है, ये भी निकाल रखे हैं हमने। तो अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, जब पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको आप चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप 7, 8, 5, 4 कुछ भी लेकर के देख सकते हैं। 5 तो हमें गिवन था, 4, 3 कुछ भी लेकर के देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू यूनिटी, क्योंकि यहाँ हमारा आंसर क्या आया है 1। ओके, आगे देख लेते हैं द वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी शोन ऑन अ सिंगल डिमांड कर्व एज पर विच वन ऑफ द फ्लोइंग। ये कह रहा है कि जो भी डिग्रीज हमने पढ़ी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो एक सिंगल डिमांड कर्व पर शो की जाती हैं। अभी हम पीछे देख कर ही आए हैं, तो कौन सा मेथड था, कहाँ शो की जा रही थी, तो वो मेथड था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, और उसका अदर नेम क्या था, जियोमेट्रिकल मेथड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर।
आगे है स्टेटमेंट 1 गिवन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व हैज यूनिफॉर्म स्लोप ऑन ऑल इट्स पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जा रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बोल रहा है कि अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व हैज यूनिफॉर्म स्लोप ऑन ऑल इट्स पॉइंट्स। ऐसा नहीं है, अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि वहां पर स्लोप सेम नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, और इसने बोला है कि स्लोप सेम होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी मार्जिनल रिवेन्यू कोरस्पॉन्ड्स टू जीरो। ये कह रहा है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी मीन्स इज इक्वल टू 1 होती है तो मार्जिनल रिवेन्यू कोरस्पॉन्ड्स टू जीरो। मार्जिनल रिवेन्यू ये कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 हो जाती है तो MR 0 हो जाता है। ये अभी हमने देखा तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। ये देख लीजिए, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि हमने कहाँ देखा था ये अभी किया हमने। देखिए ये रहा, यहाँ बोला है व्हेन ED इज इक्वल टू 1 तब क्या होती है, MR 0 होती है, और ये अब डायरेक्टली हमसे पूछ ही लिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ये करेक्ट हो जाता है, बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट price elasticity of demand in terms of marginal revenue and average revenues can be measured with the following formula। ये कह रहा है कि जब हमें MR और AR गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला यही है, ED इज इक्वल टू AR डिवाइड बाई AR माइनस MR। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोला है द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। देखिए ये बोल रहा है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम फाइंड आउट करते हैं वो किसके इक्वल होती है, कह रहा है कि स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन। आप कंफ्यूज ना हो, ये जो स्लोप की बात करता है वो चेंज होता है। चेंज क्या, जो हम ये पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय में चेंज इन प्राइस, ये इसी को ही बोलता है स्लोप ऑफ डिमांड का, ठीक है। ये स्लोप की बात इसी की ही कर रहा है, ठीक है। इतना हमने देखा। तो आगे बोला है कि स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। देखिए अभी हमने ये देखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। क्लियर। जो इसने स्टेटमेंट में बोला था वो हमने अगर इसको इस फॉर्म में लिखा तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। हम याद रखेंगे कि स्लोप का मतलब होता है ये चेंज की बात कर रहा है, ठीक है। स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस एंड द रेशियो बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी का मतलब जो हम करते हैं प्राइस डिवाइड बाय में क्वांटिटी, जो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल रहा है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है अभी भी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम फिर से डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपकी हेल्प होती है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, कमेंट भी करके बताइए कि कैसे लग रही हैं आपका वीडियोज़। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।